पहली बात तो ये कि मैं थोड़ा संशोधन करना चाहूंगा। जाति जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है और अच्छा। उस याचिका को देखने से उसमें जो मांग की गई है याचिका में, ये जाति जनगणना पे जो आपत्ति की गई है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी एक अनौपचारिक टिप्पणी की है। उसको समझने से शायद आपके सवाल का जवाब खुलने लगेगा। उस याचिका में और सुप्रीम कोर्ट की जो अनौपचारिक टिप्पणी है, उसके मर्म में ये आग्रह है कि जातिगत जनगणना आपने कराई हो तो ठीक है, लेकिन आपने इसके आंकड़ों को प्रकाशित क्यों किया? भाई, किस आधार पर आंकड़े प्रकाशित किए गए? ये एक सवाल पूछा गया है। इस सवाल का अभी जातिगत जनगणना के समर्थकों ने जवाब नहीं दिया। उन्हें जवाब देना चाहिए। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूं। जातिगत जनगणना भाजपा ने पहले ही से करा रखी है। आप देखिए, जो रोहिणी कमीशन का काम क्या था? वो ओबीसी जातियों की, ओबीसी सारे देश में, बिहार में तो केवल बिहार की हुई है। रोहिणी कमीशन ने तो सारे देश की ओबीसी जातियों की गणना कर रखी है, हर प्रदेश की गणना कर रखी है। मोदी के पास पहले से सबके आंकड़े हैं, लेकिन राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप देने के बावजूद भी सरकार अभी तक उस रिपोर्ट पर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही, उसके आंकड़ों को प्रकाशित नहीं कर रही। इससे पहले कांग्रेस ने जो एक सोशियो इकोनॉमिक सेंसस कराया था, जब चुनाव हारी कांग्रेस, तो वो लाखों एक्सेल शीट इस सरकार को दे दिए। उसके अंदर भी बहुत सारे आंकड़े हैं सारे देश की जातियों के, उसके ऊपर मोदी सरकार वहां भी बैठी हुई है, उनको भी जारी नहीं कर रही है। तो असली जो गेम चेंजर बात जनगणना कराना केवल नहीं है, वो तो है ही, जनगणना के आंकड़ों को प्रकाशित करना एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो प्रभाव पैदा हो रहा है वो जनगणना से नहीं, जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक जीवन में लाने से हो रहा है। क्योंकि उससे बहसें पैदा होती हैं, उससे इच्छाएं पैदा होती हैं, मांगे बनती हैं उसके आधार पर, और फिर उससे राजनीति और समाज नीति सब चीजें जो है, गवर्नेंस की धारणा वगैरह वगैरह, विकास की धारणा, ये सब चीजें प्रभावित होना शुरू होती हैं। अब मैं आऊंगा कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट में और मंडल कमीशन का जो क्षण था और जातिगत जनगणना का क्षण है, इनमें फर्क क्या है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट जिस तरीके से तैयार की गई और जिस तरीके से वीपी सिंह ने, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने जिस तरह उसे तैयार किया, और फिर बाद में बहुत दिन तक ठंडे बस्ते में पड़ी रही, फिर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उसे लागू किया, तो उसके केंद्र में, इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में जो भूमिधर ओबीसी जातियां थी, यानी लैंडेड ओबीसी कम्युनिटीज थी, उन कम्युनिटीज का राजनीतिक सशक्तिकरण था। लेकिन जातिगत जनगणना ने उन कम्युनिटीज के सशक्तिकरण को तो महत्व दिया ही, साथ में ईबीसी और एक्सट्रीमली बैकवर्ड अति पिछड़ों को भी सामने ला दिया। इस भाजपा क्यों से चिड़ी हुई है? भाजपा इसलिए चिड़ी हुई है कि इससे पहले जो ईबीसी, जो अति पिछड़े समुदाय थे, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी और दूसरी जगहों पर ही भाजपा उनको अकेले ही गोलबंद कर रही थी। कुछ कुछ नीतीश कुमार उनकी तरफ ध्यान देते थे, लेकिन बाकी केवल बीजेपी ही उनको अकेले गोलबंद कर अपनी ओर खींचने में लगी हुई थी। जो भूमिधर जातियों की नुमाइंदे थे, यादव हैं, चाहे वो लोधी हों, चाहे वो शाक्य हों, चाहे वो कुर्मी हों, उनके नेताओं की निगाह इस ओर नहीं थी। अब जातिगत जनगणना से ये नेता भी अति पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने के मैदान में भाजपा की होड़ करने लगेंगे। तो इससे भाजपा की जो हिंदुत्ववादी एकता है, जो आसानी के साथ वो ऊंची जातियों के साथ में थोड़े बहुत जो कुर्मी या लोधी, जो अपर लेयर थी ओबीसी जातियों की, उनको उसके साथ जोड़ते थे और साथ में अति पिछड़ों को उनके साथ जोड़ते थे। ये भाजपा अकेले कर रही थी पिछले 10 साल से। इसमें भाजपा को काफी सफलता मिलने लगी थी और उससे सामाजिक न्याय की राजनीति सांसत में पड़ गई थी इसके कारण बुरी तरीके से, क्योंकि चुनाव दर चुनाव भाजपा उनको पीट रही थी इन लोगों को। अब वो जब प्रतियोगिता करेंगे, क्योंकि आंकड़ा सामने आ गया है, अब आप उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। भाई, कर्पूरी फार्मूले के मुताबिक बिहार में जो आरक्षण का प्रतिशत था, उसका जो बंटवारा हुआ था, उस बंटवारे में ज्यादा प्रतिशत अति पिछड़ों को मिलना चाहिए था, लेकिन ज्यादा प्रतिशत मिला जो भूमिधर पिछड़े थे उनको, जो कारीगर पिछड़े थे, आर्टिजन ओबीसी थे, उनको नहीं मिला। अब नीतीश कुमार की जातिगत जनगणना से साबित हो गया कि संख्या तो आर्टिजन वालों की ज्यादा है।
तो अब उस प्रतिशत को उधर उल्टा होना चाहिए, जो उन्हें ज्यादा मिलता था वो इनको मिलना चाहिए, लेकिन जिसको आरक्षण दिया था उसको छीन तो सकते नहीं आप। इसलिए डिमांड ये हो रही है, और वो प्रस्ताव जो पास किया गया बिहार विधानसभा में, कि आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो आरक्षण का प्रतिशत अगर आप नहीं बढ़ाएंगे तो आप ईबीसी को ज्यादा आरक्षण कैसे देंगे फिर? बिल्कुल। तो ये दबाव तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और भूपेश बघेल जो कुर्मी जात से आते हैं, इन सब लोगों के ऊपर दबाव ये है कि वो अति पिछड़ी जातियों को किस तरीके से, उनकी समस्याओं को किस तरीके से संबोधित करें। वो पूरी तरीके से वंचित हैं, केवल छुआछूत के शिकार नहीं है बस केवल, बाकी उनकी आर्थिक सामाजिक हालत जो है वो दलितों जैसी ही है उनकी, क्योंकि आधुनिकता ने और टेक्नोलॉजी ने उनके पेशे भी उनसे छीन लिए हैं। बहुत जबरदस्त गुर्बत के शिकार है वो सारे के सारे समुदाय, क्योंकि बहुत छोटी छोटी जातियों बटे हुए हैं। उनकी उनकी कोई वोटर के तौर पर उनकी कोई बड़ी औकात नहीं है, कोई सौदेबाजी की क्षमता नहीं है, ना उनको टिकट मिलता है, ना उनको नौकरी मिलती है, ना उनको शिक्षा में कोई मिलता है, बाकी सब कुछ रोड़ी कमीशन के पास ये सारे आंकड़े हैं। और नरेंद्र मोदी ने चतुराई पूर्वक इन्हीं आंकड़ों का सहारा लेकर विश्वकर्मा योजना लॉन्च कर दी है। विश्वकर्मा योजना क्या है? वो कारीगर ओबीसी जातियों को अपनी ओर खींचने की योजना है। सबको विश्वकर्मा योजना के तहत उन सबको लोन मिलेगा, कर्जा मिलेगा उनको। तो मोदी जी इसको अपनी सत्ता और हिंदू एकता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते थे। इस इस्तेमाल करने की जो बेरोक-टोक प्रक्रिया चल रही थी, इसको जातिगत जनगणना ने गड़बड़ा दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि पाप कर रहे हो, हिंदू समाज को बांट रहे हो। ये पाप शब्द का तो जनगणना कराना में पाप कैसे हो गया? लेकिन पाप शब्द क्यों कह रहे हैं? वो इसीलिए पाप कह रहे हैं क्योंकि उनका जो अपना चल रहा था प्रपंच पूरा का पूरा, उस प्रपंच की वो प्रपंच गड़बड़ा गया है। अब उसे जबरदस्त प्रतियोगिता दोनों के बीच में होगी।